हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो है टाइमिंग का रिमाइंडर जो है जो हम एक टाइमिंग रखने वाले हैं पढ़ने का, वो है 11 से 12 मॉर्निंग का। मॉर्निंग में बेसिक से पढ़ रहे हैं, इवनिंग क्लास में हम रिवर्स स्टार्ट हुए हैं टॉपिक्स में, ठीक है। और जैसा कि हमने बात की थी कि जो है इवनिंग में हम डीआई स्टार्ट करेंगे, तो आज जो है फाइनली वो दिन स्टार्ट हो गया है जिस दिन से हम जो है डीआई स्टार्ट करें। तो जो अभी जो लोग लाइव हैं वो लोग सब लोग जो है एक बार लिंक को शेयर कर दें सबको। तो आज अपन जो है डीआई की शुरुआत कर रहे हैं। और जब अपन डीआई पढ़ रहे हैं तो मैंने काफ़ी सोचा कि काफ़ी बच्चों ने बोला कि जो है सर बहुत हाई लेवल का डीआई आता है, और कुछ लोग कहते हैं कि सर डीआई समझ में नहीं आता है, कुछ लोग कहते हैं समझ में आता है लेकिन जब खुद करते हैं तब नहीं हो पाता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत समय लग जाता है। अलग अलग तरह की बातें आ रही थी। अगर मैं आपको जब आप बोलते हैं कि डीआई बहुत हाई लेवल का आता है, पता नहीं क्या आता है, तो जब ये ऐसी बातें जब बच्चे बोलते हैं तो एक ही बात समझ में आती है कि उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने बेसिक पढ़ा ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट डीआई सोल्व करने की कोशिश किया है। जब आप डायरेक्टली डीआई सोल्व करने की कोशिश करते हो तब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आपके इस तरह के जो है सवाल आते हैं जो आप बोलते हैं कि बहुत हाई लेवल का आता है। क्योंकि पीछे भी जैसे कि ऑफलाइन क्लास में भी अपने मेंस के पेपर सोल्व करके देखे थे और आपने खुद ही सोल्व करके बताए थे मेरे सामने। जो लोग ये बोल रहे थे कि बहुत हाई लेवल का डीआई आता है, उन लोगों ने ही खुद सोल्व करके बताया कि ये आसान है। तो आप जो है एक सिस्टमेटिक में, मेरे कहने का मतलब अगर चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको जो है ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि मैं सारी चीज़ें ही कवर करूँगा, जिन्हें जो चीज़ें हम समझते हैं कि जो हमें आती हैं, और मैं ये सोच के छोड़ देता हूँ कि इससे जो है थोड़ा समय बच जाए, लेकिन यहाँ पे अपने पास समय खूब है, तो इसलिए मैं बिल्कुल जो है एक एक चीज़ को कवर करते हुए जाऊँगा। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पार्टिसिपेट करें। देखिए, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। आपको ये पता है कि मई जून में कोई पेपर नहीं होने वाला, आप अच्छे से जानते हैं। जुलाई में जो है आपका एसबीआई एसोसिएट के होने के चांस है। एसबीआई एसोसिएट और आरबीआई जो असिस्टेंट मेंस जो है, इन दोनों का मेंस बाकी है, तो वो जुलाई में होने के चांस है। तो अगस्त में अपना पेपर होना चाहिए। अगर जो पहला पेपर होगा, अगर आपने जो है अभी तक जो चल रहा है सही चल रहा है उस हिसाब से चलता रहा, तो अगस्त में हमारा पहला पेपर होना चाहिए। काफ़ी लोगों में मैसेज भी देखता रहता हूँ, वो जो है इधर उधर से न्यूज़ देख के कि सरकारी नौकरी नहीं आएंगी। जब आप ये न्यूज़ देखते हैं सरकारी नौकरी नहीं आएंगी, तो ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ कहीं भी नहीं है कि 1 साल तक सरकारी नौकरी नहीं आएंगी। क्योंकि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऐसा चल के करेगी ही नहीं कि 1 साल तक नौकरी नहीं निकाले। अगर बहुत बुरे हालात हो गए कंट्री के, तो उस केस में तो नौकरी क्या, जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जैसा कि अभी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो है चीज़ें सुधर रही हैं, हमारे यहाँ इतना ख़राब माहौल नहीं हुआ है। तो और हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि जितने लोग फ़िल्टर होने वो फ़िल्टर हो चुके हैं, और काफ़ी एरिया जो है वहाँ से जो है आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है बजाय कि जो है बिगड़ने के। कुछ एरिया में जो हॉटस्पॉट हैं, जो कि ऑलरेडी जो है कंटामिनेशन जो है वो फैल चुका है, तो उसको तो जब ही पॉसिबल है कि अपन जो है उसको मतलब लिमिट कर दें। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम घर में ही रहें, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब भी सेफ्टी से निकलें। तो अभी भी जो है जैसे आज से काफ़ी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिला है, तो आप ध्यान रखें अपना, और जब ही निकलें, क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है। और वैसे मई जून का महीना है, सब लोग बच के ही निकलते हैं, बहुत कम ही निकलते हैं और मुँह पे कपड़ा लगा के निकलते हैं। तो उम्मीद है कि 2 महीना जो है कोरोना वायरस को साथ में अपने ले जाएंगे। तो कहीं जुलाई में हमारा जो है मेंस होने के चांस है, तो हमारे पास खूब समय है। तो इस खूब समय में जो है हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है अभी जो प्लान बता रहा हूँ उसको आप समझ लो पहले, ठीक है। आप लोगों ने डीआई पढ़ाने के लिए बोला था, तो मैंने जब बच्चों के मैसेज आए कि सर डीआई पढ़ा दो, तो मैं मानता हूँ कि मेजोरिटी ने डीआई पढ़ाने के लिए बोला है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर हाई लेवल का डीआई, तो हाई लेवल का डीआई कहाँ आता है, मैंने देखा नहीं है अभी तक। वो हाई लेवल का उनको लगेगा, जैसे किसी को एप्पल की स्पेलिंग पूछी जाए, उसको एबीसीडी आती ही नहीं है तो उसको हाई लेवल लगेगा वो, और जिसको आती है उसको आसान लगेगा। सिंपल सीधा सा फंडा है। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ एग्जैक्टली सीन क्या होता है, क्योंकि अपन ने इसके बारे में शायद कभी बात नहीं किया कि डीआई एग्जैक्टली जो है, जो डीआई में आता क्या है। तो मैं आपको ये बता दूँ, आप जैसे पहले मैं आपके सामने लिस्ट कर रहा हूँ कि डीआई में आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो डीआई के फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, सबसे बेसिक क्या होता है, टेबल होता है। फिर मैं बार पे चलाता तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, ठीक है। ये 3 तरह के तो सबसे बेसिक हो गए, जिसका आप अगर प्री पेपर देखते हो तो ज़्यादातर इसी पे बेस्ड आता है। और मैं अगर बोलूँ कि इसको मिक्स बोल दूँ, तो मिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, ऊपर वालों को मिला के मिक्स बन जाता है। टेबल, बार, लाइन, पाई और मिक्स ग्राफ। जब यहाँ सबसे पहली बात, जब आपका प्री में जब डीआई आता है तो ये लगभग यही टाइप रहते हैं। इसके साथ में जो है अगर मैं डीआई के साथ में एक चीज़ और मिक्स करना चाहूँ तो उसे मैं बोलूँगा केसलेट, ठीक है।
पहली बात तो ये है कि ये आते हैं। जब मैं मेंस में जाता हूँ तो मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ कि DI बेसिक लिख देता हूँ। ये जो इधर मैंने लेफ्ट साइड में लिस्ट किया ना, इसको हम DI बेसिक लिख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आता है, अर्थमेटिक DI आता है, अर्थमेटिक DI, अंगणित वाला DI, ठीक है। फिर जो है केसलेट आते हैं, ठीक है। अब केसलेट जो इधर लिखा है इसे थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। केसलेट आते हैं, वेन डायग्राम, एक दो टाइप एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे ट्रायंगुलर बारग्राम आता है, ट्रायंगुलर बारग्राम, एक रडार चार्ट होता है, एक जो नया आया था इस बार जो मेंस में लास्ट ईयर वाला फनल DI, ये भी कर लेंगे अपन, बिल्कुल आसान। अब मैंने जो आपके सामने जो लिस्ट बनाई है ना, एक तो देखो लेफ्ट साइड में देखो क्या बताया मैंने, टेबल, बार, लाइन, पाई, मिक्स, ये तो आपको प्री में आता है, ये जनरली आप कर भी लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाता है, ठीक है। दूसरा राइट साइड में मैंने क्या लिखा, मेंस वाला, इधर प्री वाला लिखा, इधर मेंस वाला, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों को ही करने के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए भाई। ये DI कुछ भी नहीं होते हैं, ये DI के फॉर्मेट है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के फॉर्मेट है जो आपको समझ आ जाते हैं। मैं एक बार बताऊंगा ना टेबल ऐसे पढ़नी हो तो आपको समझ आ जाती है, और ऑलरेडी आती भी होगी, आप लोगों को समझाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ कैसे पढ़ना है आपको समझ में आ जाता है, लेकिन आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है वो है आपका उसको सोल्व करने में, और सोल्व करने में उसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब जब मैं बोलूँ आपको कैलकुलेशन, तो अकेली कैलकुलेशन भी नहीं होती। अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है वो DI की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो मैं आपको बता देता हूँ जो बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है DI पढ़ने के लिए वो क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊँगा वापस से। सबसे पहले मैं बोलूँगा बेसिक DI कैलकुलेशन। देखो ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने बोला बेसिक DI कैलकुलेशन। इस बार मैंने आपको जो है बेसिक कैलकुलेशन की बजाय बेसिक DI कैलकुलेशन लिखा है। अब यहाँ आपको प्लस और माइनस की मैं बात करूँगा ज़्यादातर, जल्दी जल्दी प्लस करना, माइनस करना, और जनरली मेथड होता है डेविएशन का, उससे आप जो है वैल्यू जो है प्लस माइनस जल्दी कर लेते हो। तीसरा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा डिवाइड की, ठीक है, जो कि आपका टेबल से काम हो जाता है। दूसरा, अगर मैं टॉपिक लूँगा तो यहाँ पे रेशो की कैलकुलेशन, ध्यान रहे रेशियो एज ए टॉपिक एक डिफरेंट थिंग है। रेशियो की कैलकुलेशन यहाँ पे DI पर्पज़ के लिए अलग चीज़ है। बेसिक DI कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, रेशियो की कैलकुलेशन, तो यहाँ रेशियो की कैलकुलेशन जो है आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा, मैं रेशियो की कैलकुलेशन में आपको बोलूँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन करना आना चाहिए, बांटना, ठीक है, A/B में, A/B/C में, या कोई प्रॉपर्टी दे रखी। दूसरा यहाँ पे कंपैरिजन भी होता है। फिर मैं आता हूँ परसेंटेज पे। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो परसेंटेज की कैलकुलेशन की मैं बात करूँगा यहाँ पे। अगेन परसेंटेज कैलकुलेट करना और कंपैरिजन करना, अप्रोक्सीमेशन भी आ जाएगा अभी यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन। चौथा, एवरेज। एवरेज के तरीके होते हैं उसको जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो मैं एवरेज की कैलकुलेशन ही लिखूँगा यहाँ पे। और फिर है आपका यहाँ पे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यानी अंगणित, मतलब आपका परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ठीक है, वर्क एंड टाइम, आपका एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक पहले से पढ़े हुए होने चाहिए, जब जाके आप अर्थमेटिक DI कर पाओगे। तो अर्थमेटिक के कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए आपके। पता लगा हम जो है अर्थमेटिक DI सोल्व कर रहे हैं और अर्थमेटिक ही क्लियर नहीं है, तो आप जो है अर्थमेटिक DI सोल्व करने से पहले आपके अर्थमेटिक के कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए। तो अब आप इवनिंग में मुझे DI जो है कराने के लिए बोला है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले या तो आपको आना चाहिए चीज़ें, या फिर मॉर्निंग की क्लास भी आप साथ साथ अटेंड करोगे। तो मॉर्निंग की क्लास में क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, तो अब मैं जो है यहाँ पे देखो सामने कैलकुलेशन है, ध्यान रहे कैलकुलेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा उसका जो है देखो थोड़ा सा ओरिएंटेशन इधर भी रहेगा, आपको मदद करेगा हमेशा ही,
ठीक है, मतलब सपोर्टिंग रहेगा, बेसिक पार्ट पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपन को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में जाना है, मतलब पूरा कैलकुलेट नहीं करना। वहाँ पे अपन कहीं जो है ये चेक कर रहे थे एग्जैक्टली वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अपन को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी होती है। यहाँ पे जो है उल्टा सोल्व करने का जो है मतलब उल्टा हो जाता है, अपना नुकसान हो जाता है, क्योंकि पूरा सोल्व करने की बजाय हमें अप्रोक्सीमेट करना होता है वैल्यू को। ठीक है, रेशियो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो काम आती हैं, परसेंटेज, एवरेज और अरिथमेटिक, ये आपको आ गया तो उसके बाद अपन डीआई पढ़ सकते हैं। तो मैं इस कड़ी में एक एक पार्ट को उठाऊंगा और एक एक पार्ट में भी, जैसे मैंने परसेंटेज की बात करी, तो परसेंटेज में डीआई की कैलकुलेशन कैसे आती है, जैसे ये कंपैरिजन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इनको बारी बारी से मैं यहाँ पे उठाऊंगा। तो आप लोग जो है सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज में आज मैं फ्रैक्शंस वाला पार्ट उठा रहा हूँ। परसेंटेज में फ्रैक्शंस वाला पार्ट में उठाऊंगा आज। ठीक है, आप जो है मेरे साथ साथ जो है टेबल बनाओगे और जिन लोगों को याद नहीं है तो याद करोगे साथ में। वैसे अपन को अब जो है क्योंकि डीआई के लिए पढ़ रहे हैं ना, जब अरिथमेटिक के लिए पढ़ते हैं तो उस टाइम पे तो अपन जो क्या कहते हैं कि काम चला लेते हैं, लेकिन इधर काम चलने वाला है नहीं, तो आपको साथ साथ में कैलकुलेट भी करना है और मैं लास्ट में आपको टेस्ट भी देने वाला हूँ परसेंटेज फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो आप जो है शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा नंबर, यहाँ पे रेसिप्रोकल, यहाँ पे इक्विवेलेंट परसेंटेज, यहाँ पर मल्टीपल। आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मैं जो लिख रहा हूँ उनके मल्टीपल्स निकालने के, उतना ज़्यादा आप करिएगा साथ में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1 से शुरुआत करते हैं। 1 से शुरुआत करते हैं तो 1 जो है नंबर यहाँ पे लिखोगे, देखो ऐसे आप टेबल बनाओगे भी, देखो ये बहुत काम का है। आप ये मानो अगर आप बैंक का पेपर दे रहे हो तो आप इसके बिना जो है आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, इस फ्रैक्शनल टेबल के बिना। तो नंबर है 1, 1 बाई 1 कितना होता है, 1 होता है। देखो ये रेशो है ना, इस रेशो को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दो तो ये 100% बन गया ना। मैंने 1 को क्या लिखा, 1/1 लिखा, तो 1/1 क्या होता है, 1 होता है। 1 का 1 कितना, 100% होता है भाई। मेरे कहने का मतलब जो आगे चल के, तो मैं आपको देखो पीछे टॉपिक लिखे ना कैलकुलेशन में, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रेशियो, इधर लिखा परसेंटेज। क्या आपको पता है दोनों एक ही बात है? परसेंटेज का रेशियो बन जाता है, रेशियो का परसेंटेज बन जाता है। मैं साथ साथ याद दिलाता रहूँगा आपको बात। अगर आपकी कोई चीज़ 100% टोटल 100, जैसे कॉस्ट प्राइस 100% है तो कॉस्ट प्राइस 1 भी हो सकता है, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब इक्विवेलेंट वैल्यूज होती हैं, तो आप किधर से भी चल सकते हो। अब मैं अगर मान लो 200% निकालना चाहूँ तो मैं इसको 2 से गुना कर दूँगा। ठीक है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 200% होता है 2। आप कैसे भी कर सकते हो भाई, देखो 200/100 लिख लो। ये 200% क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना 200, जैसे मैंने कहा 300%, तो 300% कितना हो जाएगा, 300/100। काट लो 0 को, 3 आ गया। तो जब भी मेरे सामने 1 आया तो इसका मतलब 100%, 2 का मतलब 200%। ध्यान रहे मैंने इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं करी, मैं यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। आप ये समझते हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देते हैं। दोनों एक ही बात है, वैल्यू जो है दोनों से आप सोल्व कर सकते हैं। चलो 2 पे आ जाता है। सेकंड 2, 1/2 कितना होता है, 0.5। 0.5 कितना होता है, 50%। देखो यहाँ पे मैंने गुना कर दिया इसको, किससे, 2 से गुना कर दिया। 1/2 100 से गुना कर दिया, 50% हो गया। तो 50% 1/2 होता है। अब देखो ये 1/2 है ना, 1/2 50% है। ठीक है, अगर मैं इसके दोनों तरफ 3 से गुना कर दूँ, इधर भी 3 से गुना कर दूँ, इधर भी 3 से गुना कर देता हूँ, तो बन गई 3/2, कितना हो जाएगा, 150, 150% हो जाएगा। ठीक है, आप जो है और फ्रैक्शन बना लो, इसका रिवर्स भी मैं बताऊंगा अभी। ये है आपका 1/2 और ये है 50। अभी मैंने 3 से गुना किया, मैं 5 से गुना कर देता हूँ। 5/2 250%। 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 50 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा 350%। अगर किसी को
अपना DI स्ट्रॉन्ग करना है तो ये समझ जाइएगा, मैं जो इसका बैकग्राउंड जो चीज़ें करा रहा हूँ, यानी कि जो फ्रैक्शंस टेबल, कंपेरिजन, रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज का डेविएशन, अप्रोक्सीमेशन, कंपेरिजन, ये सब अगर आप ये सीखोगे तब ही जाके आप मेरे साथ चल पाओगे, अदरवाइज जो है ये बाद में आपको गड़बड़ करेगा। अभी मैंने देखो फ्रैक्शन लिखा, 1 का 1 100% होता है, 1/2 50, 3/2 150, 5/2 350 250, ठीक है, 7/2 350 होगा, ठीक है। इसी तरह से आप 9/2 निकाल सकते हो। आप एक तरफ से देख रहे हो कि 1/2 3/2, अगर मान लो मेरे सामने ऐसे आया, जैसे 150% आ गया, तो मैं या तो मुझे फ्रैक्शन याद होगा, और यदि याद नहीं आया तो मैं इसको 150/100 ऐसे कर सकता हूँ ना। तो 50 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये हो गया 2 बार, बन गया 3/2। इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ना, 100 + 50 बना सकता हूँ। पीछे जितने फ्रैक्शन आप सीखोगे सारे काम आएंगे आपको। 100% कितना होता है, 1 होता है, 50% 1/2 होता है, 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2, ऐसे बना सकते हो। 250% को देख लो, 250% क्या होता है, 200 + 50 होता है, 200% 2 हो गया, 50% 1/2, तो 2 × 2 4 और 1 5/2 हो गया, ऐसे बना सकता है। कलर विजिबल है क्या, किसी को ये दिक्कत तो नहीं दे रहा, आप बता दो ज़रा, मैं चेंज भी करता रहूँगा। अगर मान लो ऐसे आता हो तो 7/2, अगर ये 7/2 आता तो इसका परसेंटेज बनाना है, तो क्या करो, 7 में 2 का भाग दो, तो 2 से 3 बार 6 बचा 1, 3 1/2 हो गया। आ गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, बात की थी कल सुबह की क्लास में, आज आ गया मिक्स फ्रैक्शन। देखो कैसे काम आता है अभी यहाँ, 7/2, 7 में 2 का भाग दिया तो 3 1/2 हो गया। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लो, बीच में मिक्स फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन लगाता है, तो 3 का मतलब होता है 300, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50, हो गया 350%। ये मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको रटना नहीं पड़े, ठीक है। और देख लो एक, चलो अपन बताओ, आप 9/2 क्या करोगे, 9 में 2 का भाग दे दो, 2 से 4 बार 8, 4 से 1/2, मिक्स फ्रैक्शन प्लस का साइन आएगा, 400 + 50, 450 हो जाएगा, 450%। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 3 1/3 कितना होता है, 0.33 ऐसे। तो देखो इसको मैं दोनों फॉर्मेट में लिखूँगा, 33.33%। 1/3 को 100 से गुना करोगे तो 33 से ही 1/3 होता भाई, 33 1/3, 33 से ही 1/3। अगर मैं यहाँ पे 2/3 बनाऊँ तो ये 1/3 को मैं 2 से गुना कर दूँ, देखो इसको कर लो पहले 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा, 66.66% हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 66.67%। 1/3 33.33%, 2/3 66.67। तो ये फ्रैक्शन वाले को भी 2 से गुना कर लो, देखो फ्रैक्शन था 1/3, 33 1/3%, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट बना दो, 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2/3, तो जो है इसके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो 66 से ही 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1/3 और 2/3 बना सकते हो आप। अगर ऐसे मान लो आपके सामने ऐसे कोई नंबर आ गया, जैसे आपको निकालना 66 2/3% ऑफ, आपको निकालना है, वैल्यू है 2052, 66 से 2/3% निकालना है। अभी 66 से 2/3 की जगह क्या वैल्यू भी हो सकती है, इसकी जगह ये भी हो सकता है 66.67%, ठीक है, 66.67%। तो आप ये पता है अच्छे से कि 1/3 कितना 33.33 होता है, 2/3 66.67, या क्या होता है आपका 66 से 2/3 होता है। तो हम ये जो है या तो इसकी जगह इसको ऐसे लिखते हैं 66.67/100, जो कि बहुत टिपिकल होगा, या इसको सोल्व करें, या उसकी बजाय हम क्या करें, इसको सीधा 2/3 लिख लें, 2/3 × 2052,
3 से 6 बार 18, 3 से 6 बार 18 और 25, 3 से 8 बार और 3 से 4 बार, ठीक है। 3 से 6 बार 18 और 25, 3 से 8 बार 24 और 3 से 4 बार। अब 2 से गुना कर दो इसको, 8, 16, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 12 और 1 13, 1368। 2 से 8, 2 से 16, 12 और 1 13, 1368 हो गया, 1368, ठीक है। तो आप इसे 2/3 करके सोल्व कर सकते हो आसानी से। चलो बढ़ते हैं आगे, 4 पे आ जाओ। 1/4 कितना होता है? 0.25 होता है। 0.25 किसके बराबर होता है? 25%। 100 से गुना किया, 1/4 कितना होता है? 25% होता है। अब 1/4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई, 3/4 उधर भी गुना कर दो, 75 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा 75%। अगर मान लो आपको 75% निकालना है, 75% ऑफ 512, तो 75% कितना होता है? 3/4 किसका? 512 का। 4 से काट लो, 4 से 1 बार, फिर हो गया 11, 4 से 2 बार 8, 4 से 8 बार, तो 384 हो गया, 384, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 75% ऑफ 512, 75% होता है 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 512। नेक्स्ट 5 पे आ जाओ, 1/5। ध्यान रहे इससे आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको सीखना ही पड़ेगा। 1/5 कितना? 20। 1/5 को 100 से गुना करो, 20% हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है आपके, 2 से गुना करो, 2/5 कितना हो गया? 40। 3/5 कितना हो जाएगा? 60। 4/5 80, ठीक है। तो 1/5 जो है 20 है, 2/5 40 होता है, 3/5 60, 4/5 80, ठीक है। 5 तक फ्रैक्शन मैंने बताया अभी, मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार, देखो साथ साथ में। 1 का 1 100% होता है, 202, 303, 404, 1/2 50, 3/2 150, 5/2 250, 7/2 350, ठीक है। 1/3 33.33, 2/3 66.67, 1/4 25, 3/4 75, ठीक है। तो 5 तक मैंने फ्रैक्शन आपको बता दिए हैं, तो 5 तक के फ्रैक्शन आपको जो है आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 का बताओ, 6 का फ्रैक्शन बताओ ज़रा। 6 का 1/6 हो जाएगा, 1/6 होता है 0.1667, इसे लिखते हैं 16.67%। 1/6 16.67, इसी को अपन लिखते हैं 16 2/3%। 1/6 हो गया 16.67, 16 2/3। देखो अगर आप 1/6 को 5 से गुना करोगे, ये 5/6 हो जाएगा। 16.67 को 5 से गुना कर दो, यहाँ भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल बता रहा हूँ आपको मैं। 5/6, तो ये 5 से गुना करोगे 5/6, तो ये मान लो 16 2/3 आपका, इसको 5 से गुना कर दिया, क्या बनाइए? 5/6, 2 बीच में प्लस का साइन आएगा, इधर 5 से गुना कर लो, इधर भी 5 से, तो 16 से 80 हो गया, ये हो गया 10/3। 80 3 से ही 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 83 1/3 हो जाएगा, 83 1/3। 5/6 देखो, 1/6 आपका 16 2/3 हो गया, उसको 5 से गुना किया तो 83 1/3 हो गया। तो 5/6 की वैल्यू आप जो है डेसिमल्स की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 83.33। देखो आपके पास खूब समय है, इस पे जितना समय आप लगाओगे उतना DI आपकी आसान होती जाएगी। 1/6 जो है कितना? 16.67 होता है, यानी 16 2/3, तो 5/6 कितना हो जाएगा? 83% अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 7। देखो अगेन एक और इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया इसमें। 1/7 हो गया 0.1428,
14.28%। 1/7 2 से गुना कर लो, 2/7 कितना हो जाएगा? 28.57। देखो मैंने अगर मैं 14.28 को लिखूँगा तो ये 14.28 क्या लिखा जाएगा? 14 से ही 2/7। ठीक है, तो एक बार डेसिमल में लिख लेते हैं, फिर फ्रैक्शन में बताता हूँ। 1/7 हो गया 14.28, 2/7 हो गया 28.57, 3/7 हो गया आपका, देखो 14 की टेबल चल रही है भाई, 14 28.57, तो क्या 42.84 हो जाएगा? 42.84। ठीक है, 42.84। एक और ले लेता हूँ 4/7, तो ये हो जाएगा 57.12 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे 1/7 कितना होता है? 14.28। 2/7 कितना होता है? 28.57। 3/7 कितना होगा आपका? 42.84। 4/7 कितना होगा? 57.12। अगर मैं इसी को फ्रैक्शन में लिखूँ तो आपको पता है 1/7 कितना होता है? ये होता है 14 से ही 2/7। अब इसको 2 से गुना कर लो तो 2/7 आ जाएगा। 2/7 देखो, इसको 2 से गुना करोगे ये 28, इधर भी 2 से गुना करोगे तो 28 से 4/7 हो जाएगा। आप इसका 3/7 निकालना चाहते हो तो देखो, इधर 14 को 3 से गुना करो 42, इधर 2/7 को गुना करो तो 6/7 हो जाएगा। 42 से 6/7। और आगे बढ़ लेते हैं। 4/7, 4/7 में देखो 4 से गुना करो 56, और उधर जो है 2/7 को 4 से गुना करोगे 8/7 हो जाएगा। 56 से 8/7 क्या लिखोगे? 56 प्लस ये कितना हो गया? 1 से ही 1/7, 8/7, वापस प्लस हो गया तो 57 1/7 हो जाएगा। चलो आप लोग बताओ, फिर 5/7 बताओ। 5/7 5/7 कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 14 से ही 2/7 को 5 से गुना करो तो ये हो गया 70 और 10/7। 70 प्लस 1 से ही 3/7 हो जाएगा। वापस सोल्व करोगे इसको, ये हो जाएगा 71 3/7। आपके सामने मैं फ्रैक्शंस बना के बता रहा हूँ, जितने चाहे फ्रैक्शन आप बना सकते हो इसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक नंबर है कोई, उसका 28.57% ऑफ नंबर 36.4, तो नंबर बताना है। नंबर बताना है। देखो यहाँ पे ये कैलकुलेशन जो है, इस तरह कैलकुलेशन बहुत काम की होती है आपकी डीआई के अंदर। तो 28.57% कितना होगा बताओ फ्रैक्शन? हो जाएगा 2/7। 2/7 ऑफ एक्स बोल दो 36.4, तो फिर आपका एक्स नंबर क्या हो जाएगा आपका? 36.4 गुना में 7/2। 2 से काट दो 18.2, 18.2 को 7 से गुना करूँगा, 18.2 गुना में 7, इसको 7 से ऐसे गुना करोगे, 18 गुना में 7 126.2 इंटू 7 1.4 हो जाएगा, 127.4 हो जाएगा। 127.4 होगा। वेदर काफ़ी ख़राब हो गया लगता है बाहर। चलिए देखिए 8 पे आ जाओ। 8 1/8 0.125, ये हो जाएगा 12.5% हो गया। अब देखो इसके भी इंटरेस्टिंग जो है फ्रैक्शंस होते हैं। 3/8 कितना हो जाएगा? 37.5 हो गया। 5/8 कितना हो जाएगा? 5 से गुना कर दो। देखो 1/8 वैसे मैं आपको बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे ना तरीका भी बताऊंगा कि आपको कैसे रिकॉल करना है।
अभी तो इसी से बना, तो 1/8 को 3 से गुना करा, 3/8 37.5 हो गया। 5 से गुना किया तो 12 से 60 और ढाई कितना, 62.5 हो गया। 7/8 7 से गुना कर लो, 87.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 के मल्टीपल 1/8 कितना, 12.5, 3/8 बताओ, 37.5, 5/8 62.5, 7/8 87.5, तो 1/8 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5, 7/8 87.5। देखो ये जो 1/8 है ना, इसी से मैं आपको 1/16 निकालना बताता हूँ। 1/8 का आधा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 देखो, 1/8 की वैल्यू कितनी, 12.5 है ना, तो यहाँ पे 1/16 जो है वो 12.5 का आधा कितना, 6.25 हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें 2 का भाग दूँ, ठीक है, तो ये 3/16 हो जाएगा। 3/8 में 2 का भाग दो, 3/16, तो यहाँ पे कितना, 37.5 का आधा कितना हो जाएगा, 18.75। इसी तरह से 5/8 62 होता है, 2 का भाग दो 5/16, 31.25 हो जाएगा। इसी तरह से 7/16, 1/16 देखो, 7/8 कितना, 87.5, 7/16 कितना, 43.75 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/8 12.5, 1/16 6.25, 1/16 आपका कितना, सॉरी 3/8 कितना, 37.5, 3/16 आपका 18.75, 5/8 आपको पता है 62.5, 5/16 31.25, 7/8 आपको पता है 87.5, 7/16 43.75। ये था 1/8 वाला। 1/9 0.111 कितना हो गया, 11.11 हो गया। ठीक है, 9, ये इंटरेस्टिंग है भाई। देखो 11.11, इसको क्या लिखते हो, 11 से 1/9 भी लिखते हो, 11 से 1/9, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो वैसे रिकॉल हो जाएगा, 11 से 1/9 तो 1/9 होता है। अब देखो 2/9 22.22, 3/9 33.33, 4/9 44.44, तो 1/9 11.11, 2/9 22.22, 3/9 33.33, 4/9 44.44। 11 से 1/9 ये क्या हो जाएगा, 11 से 2/9, 11 से 3/9, 11 से 4/9। अगर डेसिमल से पहले और बाद में 11 की टेबल चल रही है तो 1/9 का सीरीज है, वो 1/9 का सीरीज है। 10 1/10 कितना होता है, 0.1, 10% होता है। इसमें तो कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलो बताओ 3/10 कितना हो जाएगा, 30%। 5/10 50 हो जाएगा। 7/10 जो भी उसकी पॉसिबिलिटी है उसके बारे में सोचना आपको खुद से, इस तरह से। अगर मैंने अभी 1/9 का 1/9 की कोई कैलकुलेशन करते हैं, आपके सामने है, देखो 1/9 में चलती है 11 की टेबल, ठीक है, और मैं आपसे बोल दूँ 88.88% कैलकुलेट करो, किसका, 88.88%, 1026 का कैलकुलेट करो ज़रा, 88.88%, 1026 का। कितना हो जाएगा, 8/9, 8/9 मल्टीप्लाइड बाई 1026, 9 से एक बार, फिर 9 से एक बार, और ये 4 बार,
देखो 11 की टेबल चल रही है और 8 बार जा रहा है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ 88.88 जो है उसको मैं कैसे पहचानूंगा। मैं 8 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा 11.11, और 11.11 कितना था 1/9, ये कितना हो गया 8/9 हो गया। तो 9 से काटा इसको, 9 से एक बार, फिर 9 से एक बार, फिर 4 बार। अब 8 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 800 तो 1 हो गया और 112, 912 हो जाना चाहिए। तो 832, 8 और 3 11 और 912 काट सकते हैं ना ऐसे 100 + 14 करके, 100 + 10 + 4 भी कर सकते हो। तो 100 + 14 करोगे तो 100 गुना में 8 800 और 14 गुना में 8 112, तो 912 हो जाएगा। चलो 11, एक और मल्टीपल, 1/11 कितना होता है 0.0909, हो जाएगा 9.09%। 2/11 18.18, 3/11 27.27, 4/11 36.36, 1/11 9.09, 2/11 18.18, 3/11 27.27, 4/11 36.36। ठीक है, तो इसी तरह से 5/11 कितना हो जाएगा 45.45 हो जाएगा। फाइव बाई 11। इस बार इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार 9 की टेबल चल रही है तो 1/11 की सीरीज है। 9.09 को लिख सकते हो आप 9 से ही 1/11, ये 9 से 2/11 है, 9 से 3/11, ऐसे। देखो दोनों में ध्यान रखना होता है आपको, फ्रैक्शंस में भी और जो है डेसिमल्स में भी। तो 1/11 9.09, 2/11 18.18, 3/11 27.27, 4/11 36.36। चलो एक कैलकुलेशन और करके बताओ। आपको कैलकुलेट करना है 72.72% ऑफ 1331। क्या करोगे 8/11 ऑफ 1331, 11 से एक बार, फिर 11 से 2 बार, फिर एक बार, 8 से 8, 16 और ये 9, 968 हो गया भाई। देखो क्या किया हमने 1/11 0.0909, तो 9.09 हो जाएगा। तो 2/11 18.18, 3/11 27.27, 4/11 36.36, 5/11 45.45। ठीक है, तो डेसिमल से पहले और बाद में 9 की टेबल चलती है तो 1/11 की सीरीज है। जैसे मैंने आपको कहा 72.72, तो 72.72 को मैं जो जिनको नहीं पहचान में है, आपको ये पता है ये 72.72 है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ इसमें से 8 कॉमन ले लेता हूँ, आप देख रहे हो इसमें जो है 8 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 9.09 हो जाएगा। 9.09 कितना होता है 1/11, तो हो जाएगा 8/11। इस तरह से निकालते हैं। चलो 12, 1/12 कितना हो जाएगा 0.0833, कितना होता है 8.33% होता है। 1/12 0.0833, जो कि 8.33% होता है। क्या लिखते हैं इसको 8 से 1/3। देखो इसको 5 से गुना कर लो, 5/12 हो जाएगा। 8 1/3 को 5 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 40 + 5/3,
40 प्लस 1/2/3, तो 5/12 कितना हो जाएगा भाई? 41/2/3% हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ में बनाना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारा रटने से काम नहीं चल रहा, आगे सामने क्या आएगा हमें नहीं पता है, तो स्पॉन्टेनियसली आपको उसमें जो है उसी समय कैलकुलेट करना होता है। तो 41/2/3 को क्या लिखते हैं? 41.66% बोलते हैं। 13, एक और इम्पोर्टेंट मल्टीपल, 1/13 कितना होता है? 0.0769, ये होता है 7.69 होता है। क्या लिखते हैं इसको? अगर 1/13 को 100 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में 7 9/13 ऐसे। तो हमें ये डेसिमल्स में काम आता है ज़्यादातर। देखो 1/13 काम आता है, 1/13 होता है 7.69, 3/13 होता है आपका 23% अप्रोक्सीमेटली, 6/13 46 होता है, 9/13 69% होता है। 1/13, 3/13, 6/13 एंड 9/13। चलो 14, 1/14 कितना होता है? 0.0714, आधा कर दिया भाई मैंने, 1/7 को आधा कर दिया, तो 1/7 को आधा करने पे क्या है आपका? देखो 7.14 हो जाएगा, 7.14। 15 क्या होगा? 1/15, तो ये होता है 6.67, 2/3% होता है, 6/3 क्या लिखता है? 6.67। देखो एक कन्फ्यूजन रहता है, मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ जो कन्फ्यूज होता है आप। 1/6 क्या होता है? 16 2/3, जिसको अपन क्या लिखते हैं? 16.67%। 1/15 कितना होता है? 6 2/3। देखो ये 1/6 है, 1/15 है, तो 1/6 में 16 आता है और 1/15 में आपका 6/2/3 आता है, तो होता है 6.67% होता है। ठीक है, 16 तो आपको पता ही है, 16 भी बात किया था हमने, 1/16 कितना? 6.25, 3 से गुना करोगे 3/16 कितना हुआ? 18.75। फिर जो है 5/16 कितना हो जाएगा? 31.25। देखो मैंने बनाना बताया था, अब यहाँ भी याद रख सकते हो। 7/16 43.75, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे भाई, कैलकुलेशन में आते हैं। देखो उससे आगे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल तक, जब कल की क्लास हो उससे पहले मैंने आपको देखो 16 तक बताया, तो आपके पास कौन से बच गए? 17, 1/18, 1/19, ये आसान है हालांकि सारे, 1/20, आपको पता भी है, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, यहाँ तक के परसेंटेज और उसके मल्टीपल्स जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपसे वो बनाएंगे। तो ये टेबल है फ्रैक्शनल टेबल, जो आपको 1 से 1/25 तक जो है आपको याद करनी होती है। जैसे वहाँ पे पहाड़े याद करे थे, यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस टेबल याद करना है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आपका 1/1 100% था, 202, 303, 404, 1/2 50, 3/2 150, 5/2 250, 7/2 350, 1/3 33.33 यानी 33 से 1/3, 2/3 66.67, 1/4 25, 3/4 75, 1/5 20, 2/5 40, 3/5 60, 4/5 80। इसी तरह से 1/6 16.67, ठीक है।
तो 1/6, 5/6 कितना 83% अप्रोक्स होता है। उसके बाद आपका 1/7 14.28, 14/2/7 होता है, ठीक है। 1/7 जो है 14.28, फिर जो है उसमें आता है आपका 2/7 28.57, 3/7 कितना 42.84, 4/7 57.14, ठीक है। इस तरह से हमने फ्रैक्शंस याद करे थे 1/7 के मल्टीपल। फिर आपका 1/8 आ गया था। 1/8 कितना 12.5, 3/8 37.5, 5/8 62.5, 7/8 87.5, फिर 1/9 11.11 हो गया, 2/9 22.22, 3/9 33.33, 4/9 44.44, 1/10 10% होता है, 1/11 9.09, 2/11 3/11 4/11, उसके बाद 1/12 8.33, 5/12 जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट था 14 2/3, 500 गुना किया 1/12 को। इसको 1/13 हो गया आपका 7.69, 1/14 जो है आपका हो जाएगा 7.14, 1/15 6.67, 1/16 जो है आपका 6 कितना हो गया 25, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको याद करने के लिए बोला है। अब मैं आपके लिए जो है एक टेस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, इस पे बेस्ड। आज मैंने केवल फ्रैक्शंस बताए आपको, अब इसका मैं टेस्ट लिखूँगा। पहला है 8.33% ऑफ 1296, 8.33% ऑफ 1296। दूसरा है 44%, 5 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो गया साथ साथ में आपका। 44.44% ऑफ 9180, 8.33% ऑफ 1296, 44% ऑफ 9180, 36.36% ऑफ 1331, 5.55% ऑफ 144, देखो 8.33%। एक बार आप सोल्व करें इसको, 1 मिनट का ब्रेक लें। हाँ, मैं आगे लिख रहा हूँ अब। पहला है 8.33% ऑफ 1296, दूसरा है 44.44% ऑफ 9180, तीसरा है आपका 36.36% ऑफ 1331, फिर है चौथा 5.55% ऑफ 144, पाँचवा है आपका 91.66% ऑफ 1224, छठा 83.33% ऑफ 1080, 36.66% ऑफ 1545, 43.75% ऑफ 960, 42.84% ऑफ 728, 87.5%
ऑफ 9216, 87.5% ऑफ 9216, 42.84% ऑफ 728, 43.75% ऑफ 960, 36.66% ऑफ 1545, 83.33% ऑफ 1080। उसे पहला रिपीट कर देता हूँ, 8.33% ऑफ 1296, 44.44% ऑफ 9180, थर्ड है 36.36% ऑफ 1331, फोर्थ है आपका 5.55% ऑफ 144, फिफ्थ है 91.66% ऑफ 1224। मैंने आपका जो है कुछ परसेंटेज यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको कैलकुलेट करने हैं। देखिए डीआई की शुरुआत में जो है, क्योंकि ये चीज़ें आपको काम आने वाली है, ये बिना सीखे आप आगे बढ़ोगे तो जो है डीआई पढ़ाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ऑलरेडी जो है 2.5 मिनट हो चुके हैं, 2.5 मिनट और मैं दे रहा हूँ, खूब समय दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, मैं रोज़ाना पीओडी टेस्ट लूँगा तो स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप ही, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 मिनट ही बाकी हैं भाई आपकी। एक मिनट का टाइम बाकी रह गया भाई। 30 सेकंड बाद मैं आंसर लिखने स्टार्ट कर दूंगा इस पर। चलो लिखते हैं। फर्स्ट का आंसर है, आंसर का कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ। फर्स्ट का आंसर है 108, पहले का आंसर 108, दूसरे का है 4080, पहले का 108, दूसरे का 4080, तीसरे का है आपका 484, चौथे का है 8, पांचवे का है, पांचवा है आपका 1122, छठे का है 900, सातवें का है 566.5, आठवें का है 420, नौवें का है 312,
10वें का है 8064। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले का है 108, दूसरे का है 4080, तीसरे का है 484, चौथे का है 8, पाँचवें का है 1122, छठे का है 900, सातवें का है 566.5, आठवें का है 420, नौवें का है 312, 10वें का है 8064। ये था आपका पीओडी टेस्ट। बता दो स्कोर जल्दी से, 10 आउट ऑफ 10 कितने लोगों का है। देखो प्लान क्या है, डीआई के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है, जैसे फ्रैक्शनल टेबल डीआई में काम आती है, कैसे काम आती है मैं डीआई सोल्व करके बताऊंगा। दूसरा, रेशियो की कैलकुलेशन जो डीआई में काम आती है। तीसरा, कंपैरिजन रेशियो के अंदर भी और आपका परसेंटेज में भी, दोनों में। फिर जो कैलकुलेशन है, अब मैं जो है कल की क्लास में हो सकता है एक डीआई जो फ्रैक्शंस के ऊपर मैं बनाऊं, ठीक है। तो उससे पहले लेकिन हमें जो है कुछ बेसिक कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, डीआई से रिलेटेड ज़रूरी जो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप जो है करियर मैथ्स ज्वाइन करें, फेसबुक पेज जो है करियर मैथ्स को लाइक करेंगे तो आप मैसेज मिलेंगे। व्हाट्सअप नंबर जो है इस पर आप मैसेज सेंड करें, डाउट सोल्व आपके सोल्विंग के लिए सेंड करें। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस एंड बेल आइकन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।